Hello, ninth class. This is first chapter, the French Revolution. देखिए क्या हुआ, किस तरह घटनाएं हुई, आइए उन्हें देखते हैं। 14 जुलाई 1789 को सिटी ऑफ पेरिस के अंदर बहुत टर्मोइल था। वहाँ पर बहुत अव्यवस्था अशांति जैसे बनी हुई थी, और चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोग आने लग रहे थे चारों तरफ से, तो राजा ने कुछ खतरे की आशंका को देखते हुए वहाँ पर ट्रुप्स बुला लिए, आर्मी बुला ली। और आर्मी जैसे ही वहाँ आई, यानी कि जैसे ही वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया, तो ये अफवाहें फैल गई। चूँकि वहाँ बहुत भीड़ तो थी, पेरिस से बाहर से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे गाँवों के एरिया से, तो एक अफवाह फैल गई कि अब राजा बहुत जल्दी ही आर्मी को ये ऑर्डर देने वाला है कि वो भीड़ के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दे, लोग मर जाएंगे। लोगों के बीच ही अफवाह फैलनी शुरू हुई तो लोग डर गए। और ऐसे स्थिति में कुछ पुरुष और औरतें इकट्ठा हुई, 7,000 लोग करीब वहाँ पे टाउन हॉल के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने एक लोगों की, जनता की पीपल्स मिलिशिया बनाने की वहाँ पे शुरुआत की, एक सेना बना ली अपनी छोटी सी, और वो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर घुसने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। और उनका मेन जो उद्देश्य था उस समय एक ही लक्ष्य था कि किस तरह से ज़्यादा वो हथियार जमा कर सकें ताकि वो आर्मी का मुकाबला कर सकें। फाइनली कई सौ लोग जो ढूंढ रहे थे वहाँ पे, कई हज़ार लोग बल्कि जो लोग ढूंढ रहे थे हथियारों को, वो बेस्टाइल के किले के अंदर, जो एक किला एक उस समय यूज़ किया जा रहा था एज ए प्रिजन, एक जेल के रूप में उसे इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके अंदर घुस गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैदी नहीं थे, और जितने भी वहाँ पर कैदी थे उस समय पे, उन सबको छुड़ा लिया गया। और जो वहाँ का बेस्टाइल का कमांडर था उसके साथ में झगड़ा हुआ, कमांडर को मार डाला गया, फोर्ट्रेस को तोड़ दिया गया, जो 7 प्रिजनर्स वहाँ पर थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन बेस्टाइल जो था ना, बेस्टाइल लोगों की घृणा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि बेस्टाइल राजा की शक्ति को प्रदर्शित करता था, एक बहुत बड़ा किला था ये। और इसके प्रति इतना गुस्सा था राजा के प्रति, राजा की शक्तियों के प्रति, राजा की शक्ति के प्रतीकों के प्रति इतना लोगों के मन में गुस्सा और भय था उस समय, कि उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया उस किले को। और उसके जो किले के जो बड़े बड़े तोड़कर पत्थर और अवशेष लेकर आए गए ना, उन्हें बाजारों में रखकर बेचा गया कि लोग अपने घर में ले जाके इन्हें रखेंगे, एक प्रतीक के रूप में कि हमने राजा की शक्ति को चुनौती दी और उसे हरा दिया। आने वाले दिनों में ये संकट, समस्याएं जो वहाँ पर शुरू हुई, जो ये घटना हुई, इसके बाद में आने वाले टाइम में टर्मोइल बढ़ा, समस्याएं बढ़ी। जो फ्रांस के राजा थे उन्होंने ऐसी परिस्थितियां जो वहाँ पर हो रही थी उन पर वो नियंत्रण नहीं पा सके। आइए देखते हैं क्या हुआ, किस तरह से ये फ्रांस की क्रांति हुई। ये फ्रांस की क्रांति का शुरुआती बिंदु था एकदम। इससे बिल्कुल दिखता है कि एक अस्पष्टता है लोगों के मन में भी, और राजा के मन में भी अस्पष्टता है कि क्या होने जा रहा है। दोनों पक्ष अपने आप को बचाव करने के लिए हमलावर मूड में हैं। और यहाँ पर चलिए हम पहले बैकग्राउंड को देखते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लुई 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 1774 में राजा बने, लुई 16, जब वो 20 साल के थे, और उनका विवाह भी हुआ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से। और जिस समय वो राजा बने तो उन्होंने पाया कि उनका खजाना बिल्कुल लगभग खाली है। क्यों खाली है, कहाँ चला गया उनका सारा फ्रांस का रिसोर्सेज जो है, कहाँ उनके खजाने का सारा पैसा लग गया। क्योंकि देखिए, एक तो वो जहाँ रहते थे वर्सेलिस के किले में, वहाँ पर रहना वो बहुत शानो शौकत भरा जीवन था, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीली, वहाँ पर बहुत दरबार लगता था, तो उसे मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ रहा था। और लुई 16 के अंदर लुई 16 जिस समय
शासक बने थे उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था कि अमेरिका के अंदर जो 13 कॉलोनीज़ थी, अमेरिकन कॉलोनीज़, ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी बेसिकली ज़्यादातर, और ब्रिटेन चूँकि फ्रांस का हमेशा एक कॉमन एनिमी माना गया है, फ्रांस का एक एनिमी माना गया है, एनिमी के तौर पर फ्रांस ब्रिटेन हमेशा रहे हैं, तो अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़े गए और इन युद्ध को लड़ने में फ्रांस के ऊपर बड़ा भारी कर्ज हो गया। 1 बिलियन लीवर्स का यहाँ पर कर्ज बढ़ गया फ्रांस के ऊपर उन कॉलोनीज़ को मुक्त कराने के लिए, और जो कि पहले से ही 2 बिलियन लीवर्स हो रखा था, 1 बिलियन लीवर और हो गया, 3 बिलियन लीवर्स का वहाँ पर कर्ज हो गया सरकार के ऊपर। और अब जो कर्ज दान देने वाले थे उन्होंने उन पर बहुत भारी ब्याज लेना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को जो चूंकि उसका बजट जो है, बजट का ज़्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्च करना पड़ रहा था, उसके रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को बढ़ते हुए देखकर, अपनी आर्मी की मेंटेनेंस की कॉस्ट को देखकर, कोर्ट रनिंग की कॉस्ट को देखकर, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, स्टेट को अब टैक्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत पड़ी कि टैक्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। 19वीं सेंचुरी के अंदर फ्रेंच सोसाइटीज़ 3 भागों में बटी हुई थी। द ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। 3 एस्टेट में सोसाइटी बटी हुई है, लेकिन केवल थर्ड एस्टेट जो है वही टैक्स वहाँ पर देता था। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। एक फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था, पुराना सिस्टम चला आ रहा था, मिडल एजेस से सिस्टम चला आ रहा था, पुरानी व्यवस्था का ये हिस्सा था। और इसके अंदर क्या होता था, सिस्टम ऑफ एस्टेट्स में क्या था कि 90% जो पॉपुलेशन थी वो चूँकि वहाँ की किसान थी। अब वहाँ के जो बेसिक सामाजिक पृष्ठभूमि है उसे देखते हैं। फ्रांस की 90% जनसंख्या वो किसान है, केवल थोड़े से ही लोग हैं जिनके पास ज़मीन है उनमें से भी, और जो ज़मीन को खेती करते हैं। ठीक है, जिनके पास अपनी ज़मीन है और वो खेती करते हैं वहाँ बहुत थोड़े लोग हैं। नोबल्स हैं, बड़े बड़े सामंत हैं, और चर्च है, और दूसरे रिच मेंबर्स हैं थर्ड एस्टेट के, जिनके पास 60% लैंड वहाँ पर है। मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट, जिन्हें हम क्लर्गी या नोबिलिटी के नाम से जानते हैं, उनके पास जन्मजात कुछ विशेषाधिकार होते थे। और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्हें कोई भी टैक्स देने से एग्जम्पशन यानी छूट मिली हुई थी। उन्हें राज्य को कोई कर नहीं देना पड़ता था। इन नोबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलती थी, जिनमें कि उन्हें फ्यूडल ड्यूज मिलते थे, यानी कि उन्हें प्रजा से कर मिलते थे, और किसानों से ये अपने कर लेते थे, वसूल सकते थे अपने लिए। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। वो राजा को, अपने राजा को तो कर देता ही है किसान, उसे साथ में अपने सामंत को भी, अपने लॉर्ड, अपने जो वहाँ पर नोबल्स हैं उन्हें भी, अपने लॉर्ड्स को कर देना होता था। उसके खेतों में काम करना होता था, उसकी आर्मी में भी ज्वाइन करना होता था, और उसके लिए दूसरे सामाजिक कार्यों में जैसे सड़क बनानी है या उसके क्षेत्र में, लॉर्ड के क्षेत्र के अंदर जो भी कार्य उसे सामाजिक कराना है वह भी वो बेकार कराया करता था, यानी मुफ्त में अपनी किसान जनता से करा लिया करता था। चर्च भी इसमें पीछे नहीं था। देखिए, चर्च भी अपना पैसा लेता था, वो अपना टैक्स लेता था अलग से, यानी कि जो आम जनता है उसे 3 टैक्स देने पड़ रहे हैं। एक राजा को टैक्स दे रही है वो, उसके बाद नोबल्स उसका टैक्स ले रहे हैं, और उसके बाद में इसके अलावा भी वो उसे चर्च को भी टैक्स देना पड़ रहा है, जिसका नाम टिथ कहते थे इसे, और वो किसान से लिया जाता था। फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो ये 3 कर देने के बाद क्या बुरी स्थिति, क्या दयनीय स्थिति में किसान जी रहे थे, जबकि उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। पैदावार में से सारे कर दिए जाते थे। और इसके यहाँ पे एक जो राजा को जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था उसका नाम टेले था, और ये एक डायरेक्ट टैक्स की तरह था। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, जैसे साल्ट, टोबैको, उनके ऊपर भी कर लगता था। तो फाइनेंशियली बर्डन जो था स्टेट का टैक्स के थ्रू, वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था, और बहुत भारी बर्डन था। 1715 में
जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। 1789 में 1715 से 89 तक बढ़ के ये हो गई 28 मिलियन। क्यों हुआ ऐसा? इसके बाद क्या परिणाम हुए इसके परिणाम ये हुए बच्चों कि 23 मिलियन से जब 28 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी तो फूड ग्रेन की डिमांड्स भी वहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से, और हाँ, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ी, और जो वहाँ की जो मेजॉरिटी की ऑफ जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ पर खाना खाते थे उसका ब्रेड मुख्य हिस्सा था। और डिमांड सप्लाई में अंतर बहुत ज़्यादा आने से ब्रेड की कीमतें वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबरर के रूप में वर्कशॉप्स के अंदर काम करते थे। राजा की जो वर्कशॉप होती थी, राज्य के वर्कशॉप्स के अंदर वो काम करते थे और उन्हें फिक्स्ड लेबर पर काम करना पड़ता था। उनकी जो तनख्वाहें थी वो बहुत बंधी हुई थी, बट उनका अब जैसे कीमतें बढ़ रही थी अनाज की, उसमें काम बिल्कुल भी चल पाना संभव नहीं था। इसलिए उनकी इनकम और उनके खर्च के बीच में गैप बढ़ता चला गया। रिच और पुअर की इनकम के बीच में गैप बढ़ता चला गया। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि जिस समय ड्रॉट आते थे, अकाल पड़ता था, वहाँ पर पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती थी और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था। और ये बार बार पुरानी व्यवस्था के अंदर ये चीज़ें हो रही थी। अकाल बार बार पड़ रहे थे, लोगों के लिए गेहूं अनाज के दाम बढ़ रहे थे, जिससे कि लोग जो एकमात्र जो उनका खाने का मुख्य आहार है वो ब्रेड, उस ब्रेड की कीमत बढ़ रही थी, जो जनता के लिए बहुत भारी समस्या बन रही थी। और वहाँ पर कुछ चीज़ और हो रही थी, कुछ परिवर्तन और आ रहा था, जिसे हम कह सकते हैं एक ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। और एक नया वर्ग वहाँ पर समाज का खड़ा हो रहा था, जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। और ये वर्ग ये चाहता था कि जो जन्मजात सुविधाएं मिली हुई हैं नोबल्स को, चर्च के लोगों को और राज परिवार को, वो सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। पुराने समय पे जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते थे रिवोल्ट्स के अंदर। कि टैक्स बढ़े तो उसके अगेंस्ट में वहाँ पे रिवोल्ट होते थे, फूड स्कैर्सिटी होती थी तो रिवोल्ट्स होते थे, लेकिन उनके पास ना तो कोई कार्यक्रम होता था, ना कोई योजना होती थी, ना कोई साधन होते थे कि वो उस जो विद्रोह वो कर रहे हैं उसे फुल स्केल पर चला सकें। और ना ही उनके पास ऐसा कुछ एक सामाजिक व्यवस्था होती थी कि जो सामाजिक व्यवस्था को वो हटाना, राजा को हटाने के बाद या पुरानी व्यवस्था को हटाने के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था ले आए, इस तरह का भी उनके पास कोई सामाजिक आधार वहाँ पर नहीं होता था। अल्टीमेटली दिस वॉज लेफ्ट फॉर दोज ग्रुप्स who resided in the third estate and who had become richer and had easy access to the education and new ideas। जो नया समाज में वर्ग मिडिल क्लास जो डेवलप हो रहा था, जो थोड़ा अमीर था और जिसके पास जो पढ़ा लिखा भी था, उसके पास नए विचार थे, ऐसे वर्ग के ऊपर समाज में परिवर्तन लाने का कार्यभार सौंप दिया गया। 18th सेंचुरी के अंदर नए सामाजिक ग्रुप्स का वहाँ पर एक उत्थान होता है, नए सामाजिक ग्रुप्स वहाँ इमर्ज करते हैं और मिडिल क्लास का उदय होता है, जो अपनी वेल्थ को अर्न करती थी। कैसे उन्होंने अपनी पैसा बनाया? ओवरसीज़ ट्रेड से, विदेशी व्यापारों से अपना पैसा वो लोग कमा रहे थे। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज द वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द एफ्लुएंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये मिडिल क्लास जो थी, इसके लोग ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे, ऐसी चीज़ें बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स का, जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल, जो कि या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था या बहुत परिवार समाज के उच्च वर्ग के द्वारा इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जो मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स थे, थर्ड एस्टेट भी इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स वहाँ पर थे, जैसे कि उसमें लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। ये सारे लोग जो समाज के थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, वो ये विश्वास करते थे कि समाज में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई समूह नहीं होना चाहिए जिसे बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिलें। हाँ, इसके बजाय सोशल पोजीशन एक व्यक्ति की इस बात पे डिपेंड होनी चाहिए कि उसके गुण और योग्यता क्या हैं। और ये विचार जो थे समाज के अंदर, ये विचार फ्रीडम के विचार थे, इक्वालिटी के विचार थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ
एक ऐसा समाज वो चाहते थे अब कि जहाँ स्वतंत्रता हर किसी व्यक्ति को हो, स्वतंत्रता, ग्रोथ की स्वतंत्रता हो, इक्वालिटी हो लॉज के प्रति, यानी कानून जो है उसके समान, सब समक्ष सब समान हो और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें समाज में तरक्की करने के लिए। कुछ ऐसे फिलोसोफर भी वहाँ आए जैसे जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। इन सब ने अपने विचार रखे अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में, और जॉन लॉक ने जो